हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि राइट्स क्या होते हैं, बिल ऑफ राइट्स क्या हैं और राइट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। आज के वीडियो लेक्चर में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए राइट्स को जानेंगे। चलिए स्टार्ट। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स कहाँ से आए? क्या ये अचानक से आ गए? नहीं। अगर हम इंडिपेंडेंस स्ट्रगल टाइम की बात करें तो हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंस मूवमेंट में के टाइम पर ही जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने राइट्स की इम्पोर्टेंस को समझने लगे थे वो लोग, और वे ब्रिटिश रूलर्स से भी चाहते थे कि वो राइट्स की रिस्पेक्ट करें या राइट्स को माने। 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी आई थी जिसमें इंडियंस के लिए बिल ऑफ राइट्स की एक लिस्ट रेडी की गई थी और ब्रिटिश रूलर से डिमांड की गई थी कि आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इनको माने, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको रिफ्यूज़ कर दिया था। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस हम ये मान सकते हैं कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स के टाइम से ही जो ये हमारे सामने आए हुए थे बिल ऑफ राइट्स, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन बिल ऑफ राइट्स को लिस्टेड कर दिया गया और प्रोटेक्टेड कर दिया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जुडिशरी के पास जाने का ऑप्शन हमें मिल गया। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिलेंगे वो जुडिशरी की प्रोटेक्शन में रहेंगे। अगर उनकी कोई वॉयलेंस होती है तो हम डायरेक्ट जुडिशरी के पास जा सकते हैं, राइट। फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या हम कहें कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी। सेकंड, राइट टू लिबर्टी। थर्ड, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। फिफ्थ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एंड सिक्स्थ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, ये आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में डिफाइन किए गए हैं। एंड आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स की एक लिस्ट दी गई है। वो क्या हैं, उनमें किन किन कैटेगरीज को जो है फंडामेंटल राइट्स में डिस्क्राइब किया गया, वो सारी चीज़ें इनके अंदर हैं। एक आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी, पहले फंडामेंटल राइट था लेकिन अब उसको एक लीगल राइट बना दिया गया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 300A। ओके, अब बात करते हैं हम इन कैटेगरीज में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। फर्स्ट करते हैं हम राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी क्या है? राइट टू इक्वालिटी में अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं। ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आता है। इसमें बताया गया है कि अगर, देखो नाम से ही हमें बताता है इक्वलिटी यानी कि समानता, ये हमें समानता का अधिकार देता है। ये हमें देता है कि भी किसी भी पर्सन के साथ कोई भी पब्लिक पैलेस हो, जैसे होटल, शॉप, मनोरंजन स्थल, या फिर कहेंगे कुआं, क्या कि हमारे सोसाइटी में पहले ना इन पब्लिक पैलेसेस पे सबके साथ इक्वलिटी के बेस पे जो है बिहेव नहीं किया जाता था। हमारे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखी जाती थी कलर के बेस पे, जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे। ओके, तो इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए हमें ये इक्वलिटी राइट दिया गया था। इसी के बेस पे जो है छुआछूत की जो प्रथा हमारे यहाँ पर चली हुई थी, जिसको हम अनटचेबिलिटी बोल सकते हैं, वो फिनिश की गई है इन्हीं आर्टिकल्स के भी। इस कैटेगरी में जो है अलग अलग राइट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि इस राइट टू इक्वालिटी के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि गवर्नमेंट या कहे कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के सामने, ओके, कानून के सामने सबको इक्वल दर्जा दिया गया है, चाहे वो कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे कितना ही छोटा आदमी, यानी कि चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे उसकी कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, अगर वो इंडियन सिटीजन है तो लॉ के सामने सबको समान रूप से देखा जाएगा। ओके, तो एक तरह से हम इसको एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। सेकंड क्या है कि मतलब गवर्नमेंट, नेगेटिव कॉन्सेप्ट हम इसको क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ये प्रोविज़न किया है कि गवर्नमेंट या फिर स्टेट जो है वो किसी भी कैंडिडेट के साथ जो है, किसी भी पर्सन के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। इंडिविजुअल पर्सन के साथ किसी भी बिहेव का कोई भी आर्बिट्रेरी बेसिस पे जो है उसके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकती। ओके, सेकंड यानी कि नहीं आया तो इसीलिए इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। वैसे तो अच्छा है। सेकेंडली आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि कानून के समान जो है सबको संरक्षण मिलेगा, सब कानून सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ओके,
इसको हम एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में ले सकते हैं। ये क्या कहता है, इम्प्लाई द राइट टू इक्वालिटी टू ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसिस। अगर सिचुएशन मतलब कि सेम सिचुएशंस में कोई क्राइम किया गया है, फिर ऐसे तो अगर सर्कमस्टांसिस सेम है तो उसके साथ ट्रीटमेंट भी इक्वल होगा। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि अवसर की समानता जो है कोटेशन, कि भी अगर कोई क्वालिफाइड बंदा है और उसको जॉब मिलने के चाहे तो किसी को कलर के बेस पे, जेंडर के बेस पे, या तो उसकी सिर्फ क्वालिफिकेशन देखी जाएगी और किसी उस क्राइटेरिया पे उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। तो जो लॉ है ना वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इक्वल सर्कमस्टांसिस पे आने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि दो कैंडिडेट हैं, उन्होंने जो है क्राइम किया, सेम क्राइम किया, एक लोअर क्लास से आता है, एक अपर क्लास, यानी कि एक अमीर है और एक गरीब है। तो जो कानून ये देखता है कि अगर उनको सज़ा देनी है या बाई चांस उनके ऊपर जो है केस ट्रायल करना है, तो वो लॉ ये देखेगा कि भी क्या जो लोअर है उसके पास एडवोकेट है या फिर मतलब उसके पास अपनी सफाई देने के लिए इक्वल में सर्कमस्टांसिस हैं। तो पहले अगर उसके पास ऐसा नहीं है तो गवर्नमेंट उसको एडवोकेट प्रोवाइड करती है, यानी कि उन दोनों की सिचुएशंस जो वो सेम करती है कि उसके पास भी वकील, अमीर के पास भी वकील है, गरीब के पास भी वकील है, यानी कि उसके को भी अपनी सफाई देने का अधिकार है, दोनों को अपनी सफाई देने का अधिकार है, राइट। तो इसी बेस में क्या है कि सर्कमस्टांसिस जो है वो इक्वल किए जाएंगे, सिचुएशंस इक्वल की जाएगी, उसके बाद में उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये इक्वली ट्रीटमेंट हो गया। इसको हम कह सकते हैं कि लॉ प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट इसी में एक प्रोविजन दिया गया, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और पैलेस ऑफ बर्थ, यानी कि इन क्राइटेरिया के बेस पे किसी भी पर्सन के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। इसको जो है ये राइट टू इक्वालिटी जो है ये अबोलिश करता है, प्रोविजन लगाता है, यानी कि उसके ऊपर रोक लगाता है। यानी कि जो भी पब्लिक पैलेस है, जैसे शॉप हो गए, होटल्स हो गए, वेल्स हो गए, टैंक्स हो गए, तो वहाँ पर किसी भी पब्लिक पैलेस पर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को जाने का राइट है। ओके तो उसके ऊपर उसके साथ किसी भी इन क्राइटेरियाज के बेस पे उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। वही आ गया कि अवसर की समानता, यानी कि अब किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी काम के लिए जो है अगर उसके अंदर क्वालिफिकेशन है या उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है तो उसको अपॉइंटमेंट के लिए या कह सकते हैं कि कोई भी पब्लिक जॉब या पब्लिक ऑफिस में जो है स्टेट जो है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती किसी भी मैटर में। ओके, नो डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑन एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो जितने भी प्रोविजन, तो ये जो है क्वालिटी, ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसमें एक प्रोविजंस या कह सकते हैं कि हम एक स्पेशल चांस जो क्राइटेरिया दिया गया है कि स्टेट जो है ना, जो डिस्क्रिमिनेटेड ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेटेड केसेस हैं ना, या कह सकते हैं कि जो स्पेशल केसेस हैं, जैसे हम वुमेंस के रिजर्वेशन कह सकते हैं या SC/BC के लिए हमने रिजर्वेशन सिस्टम देखा, तो वो क्या है, वो एक स्पेशल प्रोविजंस जो है वो स्टेट सर्टन केसेस में अलाउ कर सकती है। तो उसको हम इसकी एबोलिशनेस नहीं मान सकते कि भी ये जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओके, तो ये क्या है, ये जो ऑलरेडी नीचे के लोअर स्टेटा के हैं उनको इक्वली स्टेज पे लेके आने के लिए ये रिजर्वेशन सिस्टम कह सकते हैं कि ये स्पेशल प्रोविजंस जो है किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखो, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है। ये एक्ट जो है ये रिफ्यूज़ करता है एडमिशन ऑफ एनी पर्सन टू एनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी कि अनटचेबिलिटी है वो प्रीचिंग की गई है। इंसल्टिंग मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट जो है उसको प्रोहिबिट किया गया है। प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम द वर्शिपिंग, किसी भी पर्सन को जो है प्रिवेंट किया गया है कि भी उसको वर्शिप के फ्रॉम वर्शिपिंग से, कि भी आपको किसी दूसरे की पूजा करनी, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी में आएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो आर्टिकल 18 जो है वो स्पेशली ये डायरेक्ट करता है, ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ एजुकेशन और हम कहें आर्मी को छोड़कर बाकी जितने भी है कि किसी भी तरह की जो है टाइटल्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, उन चीज़ों का प्रोविज़न किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे हमारे यहाँ पर भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, इस तरह के अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो कई बार ये क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि क्या ये आर्टिकल 18 की वॉयलेंस है भारत रत्न जैसा अवार्ड, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, ये आर्टिकल 18 की वॉयलेंस नहीं है, वॉयलेट नहीं करता है। इनफैक्ट
जो वो क्या देखो, वो उपाधि नहीं दी गई है उसको, वो एक उसको अवार्ड दिया गया, उसको एक सम्मान दिया गया कि आपने अपने फील्ड में इतना अच्छा काम किया। ओके, तो ये आर्टिकल 18 की अबोलिशन नहीं है, उसकी वॉयलेशन। पॉइंट आता है राइट टू फ्रीडम, या कहें कि राइट टू लिबर्टी। देखिए, राइट टू लिबर्टी जो कैटेगरी है वो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक डिफाइन की गई है। इसमें अलग अलग प्रोविजंस किए गए, अलग अलग क्राइटेरिया फिक्स किए हैं। अगर हम बात करें कि राइट टू फ्रीडम में क्या है, तो ये हमें फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली, यानी कि हमें आज़ादी है कि भी हम अपने विचार जो है वो कुछ भी सोचने की या फिर उन विचारों को एक्सप्रेस करने की हमें आज़ादी है, राइट। सेकंड है कि हम असेंबल हो सकते हैं, हमें इकट्ठा होने की पीसफुली। इस बात का ध्यान रखना कि पीसफुली हम इकट्ठा हो सकते हैं, नॉट वायलेंस भी। फ्रॉम एसोसिएशन एंड इन यूनियन, यानी कि हम जो है एसोसिएशन या यूनियंस जो है वो बना सकते हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडियन टेरिटरी में हम आज़ादी के साथ जो है मतलब बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी रुकावट के घूम सकते हैं। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी पार्ट में जाकर हम रह सकते हैं, वहाँ पर बस सकते हैं, अपने मतलब वहीं पर घर बना सकते हैं। ओके, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी कि हमें इस चीज़ की आज़ादी है कि हम अपना कोई भी प्रोफेशन चूज़ सकते हैं, हम अपना कोई भी ऑक्यूपेशन यानी कि काम कर जो है हम चूज़ करते हैं, हम जॉब करें, बिजनेस करें या ट्रेड करें, वो हमारी चॉइस के ऊपर होता है। तो इसकी हमें आज़ादी होती है, हमारी फ्रीडम होती है। नेक्स्ट आता है कि राइट टू फ्रीडम एंड पर्सनल लिबर्टी, ये यहाँ पर एक जीने का जो अधिकार है कि बंदे को जो है जीने का अधिकार है, पर्सनल, उसकी एक प्राइवेट लाइफ होती है, वो पर्सनल लिबर्टी जो है उसकी एक आज़ादी होती है। ओके, तो ये राइट टू फ्रीडम में एक जो है एक मेन आता है। सेकेंडली, राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग जो है एड ऑन किया गया है कि हर किसी को जो है पढ़ने का अधिकार है। अगर हम अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो राइट टू एजुकेशन जो है वो 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए किया गया है, बच्चों के, चाइल्ड के लिए किया गया है। ओके, आगे आगे जो है बड़ों के लिए भी किया जाएगा। तो ये राइट टू एजुकेशन है कि हमें पढ़ाई करने का अधिकार है, चाहे वो गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, SC हो, BC हो, या फिर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब, यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन, अगर इंडियन सिटीजन है तो उसको राइट टू एजुकेशन है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज। अब ये कहता है कि भी अरेस्ट या डिटेंशन के लिए कुछ सर्टेन केसेस में हमें प्रोटेक्शन मिलती है, इसकी हमें लिबर्टी, इसकी हमें आज़ादी है कि कुछ प्रोविजंस किए गए हैं जिसमें अरेस्ट और डिटेंशन में जो है हमें प्रोटेक्शन। आर्टिकल आता है राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 और 24 में आता है। इसमें दो प्रोविजंस किए गए हैं बेसिकली। फर्स्ट है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड द फोर्स्ड लेबर। सेकेंड है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैज़र्ड्स जॉब, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो आर्टिकल है ये सिर्फ और सिर्फ जो वर्कर्स होते हैं, जहाँ जब काम का वर्क पैलेस पे किसी तरह की जो है मेंटली, फिजिकली किसी भी तरह की उसके साथ जो है एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसको प्रोहिबिट करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। सेकेंडली क्या है कि मतलब जैसे वुमेंस के अगर कंपनी वगैरह में जाते हैं तो उनकी पोजीशन जो हेल्पलेस होते हैं उनको कम वेजेस दिया जाता है, या जो बॉस के थ्रू जो है उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, फिजिकली कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक पैलेस में या कह सकते हैं ऑफिस वगैरह में उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन की जाती है। तो वो सारी चीज़ें क्या आती हैं, वो राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन आता है। सेकंड जो आता है हमारा आता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैज़र्ड्स, यानी कि मिनिमम एज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई है कि मिनिमम 14 ईयर्स की एज से पहले जो है बच्चों को फैक्ट्री में काम करने के लिए अलाउड नहीं है, और 18 ईयर्स से पहले जो माइंस वगैरह, जो खान वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर काम करने की परमिशन नहीं होती है। हाँ, यहाँ पर एक ये किया गया कि 14 से जो नीचे के बच्चे हैं उन मतलब 14 से अबव के जो वो अपना जो फैमिली ऑक्यूपेशन अगर होता है ना कि फैमिली बिजनेस में थोड़ा सा पार्टिसिपेशन, तो वो भी स्कूल टाइमिंग कह सकते हैं हम कि मतलब कि पार्ट टाइम उसमें हेल्प आउट करने के लिए। ओके, तो एक तरह से जो प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन है ये डिक्लेयर करता है कि भी बच्चों के साथ जो है वर्क पैलेस पे कहते हैं 14 से नीचे के बच्चों के साथ वर्क करवाना एक तरह की एक्सप्लॉयटेशन है, तो उसके अगेंस्ट ये राइट है, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। आप 14 से नीचे के बच्चों के साथ जो है बच्चों से फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते, 18 से नीचे के बच्चों के साथ से जो है आप माइंस में काम नहीं करवा सकते। ओके, अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक डिफाइन किए गए हैं। आर्टिकल 25 to 28 डील विद द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
दे गारंटी टू ऑल पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया, यानी कि ये आर्टिकल जो है ये इंडिया में रहने वाले हर सिटीज़न के लिए प्रोवाइडेड हैं। उनको जो है फैसिलिटी देते हैं, फ्रीडम देते हैं कि आप जो है अपना कोई भी जो आपका प्रोफेशन है, प्रैक्टिस है, प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन है, उसको आप चूज़ कर सकते हो। आपको ये इस चीज़ की आज़ादी है कि आप जो आपके रिलीजियंस अफेयर्स हैं, रूल्स हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, उनकी आज़ादी है। आप अपने मतलब के कम्युनिटी के बेस पे अगर आपका कोई रिलीजन है तो उससे उसके अकॉर्डिंग कोई रूल रेगुलेशन तो उनको फॉलो करने की, उनको मैनेज करने की आपको फ्रीडम है। नेक्स्ट है कि फ्रीडम टू पे टैक्सेस फ्रॉम द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो आपको कोई भी रिलीजन है, उस पर्टिकुलर रिलीजन से बेस में अगर आपको प्रमोशन करना है, अगर उसका प्रचार प्रसार करना है तो उसके लिए आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ओके, उससे आपको फ्रीडम है कि आप टैक्स नहीं पे करेंगे। नेक्स्ट है फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड वर्शिप्स इन सर्टेन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो अब ये क्या है कि भी रिलीजियंस को जो है ये रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ये आज़ादी है कि भी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप जो है आप अपने धार्मिक ग्रंथ को मतलब पढ़ा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। रिलीजन से इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप फॉलो अप करवा सकते हैं। ओके, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आर्टिकल 29 और 30 में डिफाइन किए गए हैं। इस राइट के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड माइनॉरिटीज़, यानी कि उनकी माइनॉरिटीज़, देखो इंडिया एक डाइवर्सिटी से भरा हुआ कंट्री है। यहाँ पर लैंग्वेज के बेस पे, कल्चर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे अलग अलग तरह के हमें मतलब बड़े समुदाय और छोटे समुदाय कम्युनिटीज़ हमें देखने को मिलेंगे, राइट। तो ऐसे में अगर ये हो कि मेजोरिटी जो है वो पावरफुल हो जाए और जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, चाहे लैंग्वेज के बेस पे हों, चाहे कल्चर के बेस पे हों, चाहे फिर रिलीजन के बेस पे हों, तो उनके वो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को किस तरह से स्पेसिफाई रख सकते हैं, किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उन माइनॉरिटीज़ की इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट दिया गया है कि माइनॉरिटीज़ जो है वो अपनी इनकी प्रोटेक्शन करने के लिए आर्टिकल 29 और 30 का यूज कर सकते हैं। माइनॉरिटीज़ के पास ये राइट है कि वो अपने कल्चर को की प्रोटेक्शन के लिए, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। सेकेंडली ये बताया है कि भी आर्टिकल जो है ये गारंटी देते हैं कि भी कोई भी सिटीजन जो है उनको इनमें एडमिशन, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है एडमिशन के लिए डिनाई नहीं किया जाएगा। थर्ड क्या है कि स्टेट जो है वो इस बेस पे उनके साथ जो है किसी तरह का अगर कोई फंड देना है स्टेट को, कोई ग्राउंड पर रिलीजन, रेस, कास्ट के बेस पे, तो उनके साथ जो है किसी भी तरह का जो है माइनॉरिटीज़ के साथ कह सकते किसी भी इन क्राइटेरियाज़ के बेस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। ओके, तो ये कल्चरल एंड एजुकेशन राइट जो है बेसिकली माइनॉरिटीज़ के कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, जो माइनॉरिटीज़ की जो कहें कि उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया। तो एक तरह से हम कहें कि यहाँ पर सेकुलरिज्म जो है उसको अडॉप्ट करने के लिए, या फिर कहें कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में जो कम्बिनेशन है उसको बनाने के लिए इन आर्टिकल्स को एड ऑन किया गया है। अब नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का राइट आता है। इस आर्टिकल 32 जो है ये गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इससे पहले जितने भी राइट्स की कैटेगरीज दी गई हैं, जितने भी राइट्स हैं, उनके साथ अगर कोई वॉयलेंस होती है, कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है, आपके जो है इनको प्रोहिबिट किया जाता है, तो आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो इन चीज़ों की मतलब प्रोटेक्शन के लिए। ओके, जुडिशरी को ये पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये दिए गए फंडामेंटल राइट्स हैं इनकी अगर वॉयलेंस होती है तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी जो है वो इंडिविजुअल पर्सन की या कम्युनिटी के बेस पे, माइनॉरिटीज या कहें हम जो है, तो उनकी प्रोटेक्शन करेगा, उनके राइट्स की जो है प्रोटेक्शन करेगा जुडिशरी। ओके, स्टेट जो है इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। यही जो प्रोविजन है, यही गारंटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है हाई कोर्ट को भी देता है अंडर आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। ओके, तो उसको भी ये पावर देता है कि आप जो है आपके एरिया में कह सकते हैं हाई कोर्ट के अंडर जो जाता है तो उस एरिया में ये ऑर्डर दे सकते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं या रिट दे सकते हैं या कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। ओके, थे हमारे फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 31 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 31 पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया था उसमें उसको ऐड ऑन किया गया था, लेकिन
अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 44 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है उसमें उसको एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 308। ओके, आज ये हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स जो है वो कंप्लीट होती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें जानेंगे कि हाई कोर्ट्स और अगर हम सुप्रीम कोर्ट्स की बात करें कि जो हमने उनको ऑर्डर्स कही या डायरेक्शन कही या रिट्स जो हैं जिसके थ्रू वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए हेल्प आउट करते हैं, तो किस तरह के ऑर्डर्स या कह सकते हैं कि रिट्स जो हैं वो जारी करते हैं, उन रिट्स के बारे में जानेंगे कि वो कौन कौन से अधिकार हैं जुडिशरी के पास या कौन सी पावर्स हैं जुडिशरी के पास जिसके थ्रू जो है वो फंडामेंटल राइट्स को फोर्स करवा सकते हैं। ओके।